Sahil ji, first of all, welcome to IANS. थैंक यू वेरी मच, प्लेजर इज ऑल माइन। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी के बारे में, कि मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की जर्नी को आप कैसे देखते हैं अपना, और कितने इवॉल्व हैं एज एन एक्टर? मुझे लगता है जो भी मेरी जर्नी रही है वो सही रही है जहाँ तक मेरी ग्रोथ का सवाल है। अ, बीच में मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे वापस से एक स्टूडेंट बनना चाहिए। जैसे हम स्कूल में स्टूडेंट रहते हैं, टीचर हमको सिखाती है, हम घर पे जाके होमवर्क करते हैं। तो मैंने उसी पैटर्न को फॉलो किया। हर किरदार से, हर शो से मैं कुछ ना कुछ सीखता गया। फिर उसके बाद सीखते 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 जब आपको उतना एक्सपीरियंस होने लगता है, फिर आपको विजन्स आने लगते हैं कि अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं शायद ऐसे करूँगा, मैं अपने आप को इस तरह से पेश करूँगा, अपने आप को इस तरह से देखना चाहूँगा। तो आज इतने सालों के बाद मुझे वो विजन, अपना सपना पूरा करने का मौका आया है। और सपने का एक छोटा सा हिस्सा है ये। मेरा जो विजन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक म्यूजिक वीडियो है जिसका नाम है शिद्दत, स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन, जिसको मैंने खुद लिखा है, खुद प्रोड्यूस डायरेक्ट भी किया है, खुद एडिट भी किया है। और इसके ज़रिए मैं ना केवल अपने आप को उस तरह से पेश कर रहा हूँ जिस तरह से मैं हमेशा चाहता था कि अपने आप को पेश करूँ, बल्कि मैं ऑडियंस को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि एक म्यूज़िक वीडियो में एक कहानी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे वीडियोस में कहानी नहीं होती है, बट एक स्टोरी टेलिंग का पैटर्न एक अलग होता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैंने अटेम्प्ट की है और मेरी यही प्रार्थना है कि लोगों को ये पसंद आए। सर, शिद्दत की बात की जाए तो कितनी शिद्दत लगी है शिद्दत बनाने में? और शिद्दत की बात की जाए, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब कैसे ये विजन आया कि आपको एक शिद्दत म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहिए? शिद्दत बनाने के लिए मतलब बहुत शिद्दत लगी है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं बहुत लोगों से शुरुआत से, क्योंकि ये मेरा विजन रहा है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक भी चीज़ उस विजन से हटकर हो। तो इसलिए मैं उसको खुद मैं यूट्यूब पे रिलीज़ कर रहा हूँ। मैंने किसी लेबल को नहीं दिया था, क्योंकि अगर मैं उनको दूंगा तो वो उस तरह से मार्केटिंग या उस तरह से उसको पेश नहीं करेंगे जिस तरह से मेरा विजन है। और रही जो शिद्दत की पैदाइश, शिद्दत का जन्म इस तरह हुआ कि मैं इंस्टाग्राम में काफ़ी रील्स बनाया करता था गानों पर, पुराने गानों पर। और मुझे कोई लेना देना नहीं होता था ट्रेंडिंग गानों से, ऐसा कुछ। मुझे जो गाना पसंद आता था मैं उस पर रील्स बनाता था और लोगों को बहुत पसंद आता था, और वो काफ़ी वायरल हुए हैं रील्स। तो मुझे उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि वो रील्स को मैं खुद डायरेक्ट करता था और मैं खुद एडिट करता था। तो जब एडिटिंग की बारी आई तो मुझे काफ़ी समय लगता था उसको परफेक्शन से एडिट करना। तो मुझे एहसास हुआ अगर मैं रील पे इतना समय बिता रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक म्यूज़िक वीडियो ही बना दूँ, जिससे जो जो आपके 40 सेकंड की एक रील है उससे 10 गुना, 4 मिनट की, एक 4.5 मिनट की एक रील है, तो मैं उससे एक कहानी लोगों तक सामने ला सकता हूं। और उस कहानी में मैं अपने आप को भी उस तरह से पेश करना चाहता हूं जिस तरह से मैं हमेशा अपने आप को पेश करना चाहता था। लेकिन मेरा सिर्फ डायरेक्शन तक ही थॉट था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उसको प्रोड्यूस भी करूंगा, मैं उसको जो है एडिट भी करूंगा, मैं उसके प्रोमोस भी मैं ही काटूंगा। तो ये सब अपने आप होता गया और मैंने उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय किया, लेकिन मेहनत बहुत की, बहुत मेहनत की। सर, आप इस प्रोजेक्ट में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एडिटर भी हैं, तो क्या गाने भी अगर आप खुद लिख सकते हो तो क्या गाने? नहीं नहीं नहीं, म्यूज़िक देखिए, जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, मैं म्यूज़िक के बारे में उतना नहीं जानता हूँ। मुझे जो कानों में मुझे जो अच्छा लगता है
ओके, मैं उसी को लेकर आगे बढ़ता हूं। तो मुझे मेरा ये थॉट था कि अगर मैं एक म्यूजिक वीडियो बनाऊं तो मैं उसी गाने पे बनाऊंगा जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑडियंस को गाना पसंद आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि कहीं भी आज भी जहां जहां गाने बजते हैं, चाय वाले के दुकान पे या रिक्शा में हो या टैक्सी में हो, कहीं भी हो या रेडियो पर हो, वो जो गाने हैं एवरग्रीन गाने हैं। और वो लोग क्यों बार बार वही सुनते हैं? क्योंकि लोग उसके साथ उसके विजुअल को रिलेट करते हैं। अगर आप कोई भी आज की डेट का गाना उनको अगर आप कहें कि इसका विजुअल क्या है, आप पूछें, तो वो याद तो करेंगे लेकिन उनको एक 5-10 मिनट लगेगा याद करने। अगर आप वही चीज उनको पूछें कि कोई भी राजेश खन्ना जी का कोई भी गाना हो, ओके, जिंदगी का सफर, तो इमीडिएटली वो विजुलाइज उनको आ जाएगा कि उसके विजुअल्स क्या थे। तो वो जहन में बस चुका है। तो मैं इस गाने के साथ साथ मैं एक स्टोरी उसके साथ इस तरह से पेश करना चाहता था कि लोगों के जहन में रह जाए कि अच्छा, इस लाइन पे ऐसा हुआ था, उस लाइन पे वैसा हुआ था। तो ये मेरा बेसिक मकसद है। जब आप खुद एक डायरेक्टर और एक्टर दोनों साथ में हो तो अपने परफॉर्मेंस को जज करना कितना डिफिकल्ट होता है? क्या ये सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो या फिल्मिंग करियर की एक शुरुआत कह सकते हैं? आपके मुंह में घी शक्कर अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया है कि देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है लोगों का। तो इसके बाद हो सकता है कि मैं शायद वेब के लिए कुछ करूं, या फिर वापस एक आध सीखने के लिए 1-2-3 म्यूजिक वीडियोस और बनाऊं और उसके बाद आगे बढ़ूं। एंड जहां तक अपने आप को जज करने का सवाल है, देखिए, जब आप एक इतने साल अगर आप एक्टिंग किए हैं, इतने सारे अलग अलग किरदार आपने निभाया है, तो कहीं ना कहीं आपको उतना तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो मैं भी जब मैं खुद अपना जो परफॉर्म कर रहा था, तो मैं खुद कैमरामैन साहब से कहता था कि आप 1 मोर लीजिए, थोड़ा और बेटर हो जाएगा, ताकि मुझे एडिटिंग में समझ आ जाएगा कि कौन सा शॉट रखना है, मुझे कौन सा नहीं रखना है। क्योंकि वहाँ पे क्योंकि डायरेक्टर मैं ही था, तो वो कोई बोल नहीं, वहाँ पे कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि शायद आप ये गलत कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम है मेरा किरदार क्या है। क्योंकि किरदार मैंने खुद लिखा है। तो मुझे अगर लगता था कि नहीं, मैं किरदार से थोड़ा सा हटकर एक्सप्रेशन मैंने दिया है, तो मैं वापस फौरन कैमरामैन साहब से कहता था कि आप प्लीज 1 मोर लीजिए। टेलीविजन की बात की जाए तो टेलीविजन के आप इकलौते एक ऐसे मेल एक्टर हैं जिन्होंने ऑन स्क्रीन फीमेल कैरेक्टर प्ले किया है और एंटागोनिस्ट भी प्ले किया है। सर, तो उसका एक्सपीरियंस एक्टर के रूप में आपको क्या सिखाया? कि एक्टर को कोई भी किरदार से डरना नहीं चाहिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है तो आंख बंद करके आगे बढ़िए, बात का बात देखा जाएगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं ये किरदार कर रहा हूं तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत है कि दूसरे शो का किरदार जब मैं करूंगा तो पिछले शो के किरदार की मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, ऑडियंस को भुला दूंगा वो। तो जब मुझे ये औरत का ऑफर हुआ था, तो कई लोगों ने मुझे कॉल किया, बोला कि अरे, आपकी तो हातिम की इमेज है, एक्शन हीरो की इमेज है, क्या रहे हैं आप? औरत का किरदार कर रहे हैं, तवाइफ का किरदार कर रहे हैं, क्लासिकल डांसिंग करेंगे आप, क्या कर रहे हैं? लेकिन नहीं, वो मेरे फेवर में हुआ, क्योंकि उसके डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, उनके वो जो प्रोड्यूसर थे हमारे, वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनकी इतनी बिलीफ थी उसमें और उस किरदार में, और उतनी ही बिलीव मुझ में थी। तो क्या होता है, अगर कोई मुझे कोई चीज निभाने का एक मौका देता है, तो मेरा यह मानना होता है कि लाखों लोगों में से अगर उन्होंने राहिल को चूज किया है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना 100% नहीं, अपना 100% उस किरदार में डाल दूं।
तो वो उस हालांकि उस वो आज भी उस किरदार के बारे में बात करता हूं बहुत शान से, क्योंकि जैसे आपने कहा वो पहली बार कोई एक मेल, वो भी एक एक्शन ओरिएंटेड मेल एक्टर ने एक औरत का किरदार किया, उस नज़ाकत से परफॉर्मेंस किया, उस नज़ाकत से क्लासिकल डांसिंग किया। तो खैर आजकल तो अब ये सब चीज़ें वेब में आ गई हैं, ये तो खैर मैं बहुत पहले कर चुका था, लेकिन मैं वो अपने बॉडी ऑफ वर्क में उसको एक बहुत अहम जगह पे रखता हूँ मैं। सर आजकल के टाइम पे टीवी की स्टोरी टेलिंग और आपके टाइम पे स्टोरी टेलिंग, कि आपने जब टीवी अपना चालू किया था तब जो है वुमेन ओरिएंटेड शोज बूम पे थे सर, जैसे सास भी कभी बहू थी और ये सब, तो उसमें एक ऐसा शो लेकर आना, हातिम जैसा शो, हातिम जैसे कैरेक्टर करना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा आया कुछ कि मतलब कि भैया ये जो है वुमेन ओरिएंटेड शो ऑलरेडी इतना बूम चल रहा है, सब लोग यही देखेंगे तो ये कौन देखेगा हमारा शो, ऐसा कभी कुछ आया? नहीं भाई, उस टाइम पे कुछ नहीं सोचता था मैं आपको बताऊं, जब मुझे हातिम ऑफर हुआ था तब मैं एक स्टार प्लस का एक सीरियल करता था जिसका नाम था भाभी। तो स्टार प्लस वालों ने मुझे भाभी से निकालकर उन्होंने मुझे हातिम दिया, और मैं बस मैं जहां मुझे राह लेकर जा रही थी मैं उधर ही चल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं। हातिम के बाद, उसके बाद मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी थी एज एन एक्टर, तो उसके बाद मैं अलग अलग किरदार करना शुरू किया था। लेकिन हातिम के वक्त मैंने कभी नहीं सोचा कि ये वुमेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो आज मैं सोचता हूं, लेकिन उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा। आज के टाइम में आपको लगता है कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग बहुत बदल गई है, लोग जो है वुमेन ओरिएंटेड शोज भी अलग अलग स्टोरी टेलिंग लेकर आ रहे हैं, भाई साथ बहुत ड्रामा नहीं है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए क्या है कि अभी जो है ना माहौल चेंज हो गया है। अभी मार्केटिंग बहुत मायने रखती है, तो हर दिन की रेटिंग मायने रखती है, तो ये रोज का खेल होता है। तो अगर आपने देखा होगा तो कई टेलीविजन के शोज में हर वीक, हर हफ्ता कहानी बदलती है। वो इसके लिए हो रहा है रेटिंग की वजह से, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है, तो कंपटीशन की वजह से आपको उस स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर चाहते हुए भी प्रोड्यूसर कुछ नया लेकर नहीं आ सकता। लेकिन मेरा यह मानना है कि आपकी ऑडियंस है, ठीक है, शाम के वक्त जो हाउसवाइफ्स है वो 3 घंटा 4 घंटा टीवी देखती ही है, ओके। अगर आप कंटेंट आपका चेंज करोगे तो हो सकता है 2-3 हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक आपकी ऑडियंस थोड़ा सा खफा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वापस आएगी ही आएगी, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। आप उनको जो दिखाओगे वो देखेंगे ही, और देखते देखते आप उसको पसंद करने लगेंगे। ये जैसे अरेंज मैरिज है, ओके। क्या होता है, शादी होती है बिना मुलाकात के, कुछ धीरे धीरे धीरे, अभी पुराना जनरेशन जितने भी कामयाब शादियां हुई हैं सब अरेंज मैरिज है, ओके। तो धीरे धीरे प्यार होना शुरू होता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। सेम चीज ये, अभी मुझे एक बात बताइए, जब क्योंकि ये जो सास वाली जो सीरियल्स शुरू हुए थे उस वक्त थे नहीं थे, उस टाइम पे स्टार प्लस पे क्या दिखाया जाता था, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, सांता बारबरा, ऐसे शोज आया करते थे। हिंदी सीरियल्स थे ही नहीं, बहुत कम गिने चुने सीरियल्स थे, लेकिन अडेप्ट हुए ना ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया ना सास बहू शोज को। ठीक उसी तरह से अगर थोड़ा सा समय दें आपको, आपकी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस कहीं नहीं जाने वाली है, आप उनको जो दिखाओ वो देखेंगे, जरूर देखेंगे, और क्योंकि वो जो 3-4 घंटे हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए है, ओके, तो वो लोग जरूर देखेंगे। सर आजकल के टाइम के एक्टर्स की बात की जाए और पहले के टाइम के एक्टर जैसे आप हुए, रोनित रॉय हुए, राम कपूर हुए, और भी कई सारे एक्टर्स हैं सर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स को लेकर आजकल के एक्टर्स बहुत क्रिप करते हैं। आप लोग के टाइम पे आप लोग तो कभी क्रिप नहीं किया, आप लोग के टाइम पे एक ऑरा हुआ करता था एक्टर्स को लेकर, मतलब कि स्पेशली वुमेन ओरिएंटेड शो भी रहते थे, बट उसमें जो एक्टर्स रहते थे उसके लिए भी एक ऑरा था, मतलब लोग उनको भी पसंद करते थे। तो क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसे चेंजेस देखते हैं आप? क्यों अभी नहीं पसंद करते? आजकल के एक्टर्स के पास मतलब सोशल मीडिया फॉलोइंग है तो उनको फॉलो किया जाता है, जैसे अच्छा वैसे, अच्छा वो, आप लोग की फैन फॉलोइंग, हाँ, वो जो आप नेचुरल जो बोल रहे हो,
जिस वक्त सोशल मीडिया नहीं था वैसा, अरे यार हम तो फिर भी ठीक है। आप सोचिए जो 40s और 50s और 60s के फिल्म्स थे, उस टाइम पे तो टीवी भी नहीं था, तो सोचिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग क्या थी होगी। खैर उसके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे वक्त तो थोड़ा सा तो बहुत था। तो जैसे न्यूज़ चैनल्स थोड़े बहुत हुआ करते थे, सीरियल्स के बारे में, सीरियल्स में जो होने वाला है उसका जिक्र किया करते थे, जो भी हो। हाँ, लेकिन मैं समझ गया आपका सवाल जो आप पूछ रहे हो। देखिए, उस चीज़ को लेकर ना आप एक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो उस वक्त अवेलेबल है वो उसका ही इस्तेमाल करेगा। अगर समझिए कि आज मैं अगर अपना डेब्यू करता टेलीविजन में, तो मैं सोशल मीडिया का सहारा लेकर ही मैं करता। हो सकता है कि अगर मैं बॉम्बे नहीं आता तो मैं सोशल मीडिया पे अपना कुछ कंटेंट क्रिएट करता, वहां से कुछ मुझे ऑफर आता, फिर फॉलोइंग होती, वो होता। तो हाँ, एक एडवांटेज है कि आजकल जो आपके शो के बारे में जो जानकारी जो मिलती है लोगों को, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो हमारे वक्त नहीं था। और यस, अगर आप कहें, अगर आप स्क्रीन प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं। जी हाँ, उस वक्त का स्क्रीन प्रेजेंस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस वक्त का स्क्रीन प्रेजेंस अलग ही था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए भी आजकल बहुत सारे यंग एक्टर्स प्रेफर करते हैं कि हमें इतना घंटा रहता है, इतना घंटा नहीं हो पाता है। तो क्या कहेंगे, आप लोग के टाइम पे कितने लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या हुआ ना, अब रूल्स अलग अलग बदलते हैं समय के साथ। उस टाइम पे क्या होता था, शिफ्ट 13 घंटे की हुआ करती थी। फिर एक समय आया 2008 में, रूल्स चेंज हो गए थे, शिफ्ट 12 घंटे की हो गई। अब वो डिपेंड करता है आपकी कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस 17-18 घंटे डे नाइट काम करते, आज भी करते हैं। कई लोगों से होता है, कई लोगों से नहीं होता है। तो वो आप और आपके प्रोड्यूसर के बीच की बात है वो, तो उनको, ताकि उनका भी नुकसान ना हो और आप भी थके ना। तो वो अभी खामखा अगर क्रिप कर रहे हैं कि मतलब अगर 3-4 घंटे भी काम करके क्रिप कर रहे हैं, वो गलत बात है। बाकी अब इट डिपेंड्स, वो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, प्रोडक्शन का और एक्टर का, उनके बीच का। तो आपको लगता है कि टीआरपी का प्रेशर एक एक्टर के ऊपर रहता है, तभी जाकर जो है शोज बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, या फिर नहीं, टीआरपी का प्रेशर एक्टर के ऊपर होता नहीं है, एक्टर लेता है अपने ऊपर, जो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। टीआरपी का प्रेशर होता है चैनल के ऊपर, वो प्रेशर आता है प्रोड्यूसर के ऊपर, और वो प्रेशर आता है डायरेक्टर के ऊपर, और फिर पूरी टीम के ऊपर। ओके, एक्टर का क्या है, एक्टर जाता है, उसको जो दिया जाता है सीन वो करता है, अपना जो टाइम बोला है उसने, वो टाइम पे आएगा, वो टाइम पे निकल जाएगा। हाँ, अगर आप उसको बहुत ही सीरियस लोगे और आप अपने शो को दूसरे शो से कंपेयर करने लगोगे, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो वो लकीली वो मैं वैसा कभी किया नहीं हूं, क्योंकि मुझे जो दिया गया है काम, मैं वो करूंगा। जो हमारा शो जिस तरीके से उसको प्रमोट किया है, जो टाइम स्लॉट है, अगर उसके हिसाब से रेटिंग ठीक आ रही है तो मैं खुश हूं। सर, अनुपमा जैसे शो आपने किए हैं, लॉन्गेस्ट रनिंग शो अभी भी चल रहा है सर, तो क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार जो है मीडिया में कई सारी रिपोर्ट्स आती थी कि अनुपमा ये एक्टर ने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ रूपाली गांगुली का नेचर ठीक नहीं है, रूपाली गांगुली की सब रिपोर्ट्स आती थी सर, तो क्या कहेंगे, आपने जब शो छोड़ा तो क्या वजह रही थी? नहीं, मेरा तो देखो, मेरा रूपाली के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। ओके, मेरे उनके शोज बहुत अच्छे से शूट हुए हैं और मुझे बहुत मज़ा आया है उनके साथ काम करने। मेरा एग्जिट जो अनुपमा से हुआ है, वो एग्जिट नहीं हुआ है, वो एक लीप, अनुपमा ने एक लीप लिया था, जहां पे दिखाया गया कि अनुपमा गोवा चली जाती है। अब अगर अनुपमा अहमदाबाद छोड़कर गोवा गई है तो कोठारी परिवार का कुछ ज्यादा काम नहीं है, और कोठारी परिवार का जो हेड जो कर रहा है उस परिवार को, वो है पराग कोठारी, जो मैं प्ले कर रहा था। अब उसका उतना काम नहीं रहा,
तो राजन सर ने यह फैसला किया कि कुछ महीने राहिल मैं आपको गायब कर रहा हूं, जब मुझे लगा कि सही मौका है मैं आपको वापस लेकर आऊंगा। अभी अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर पराग कोठारी की वापसी आनी है तो होगा, अगर नहीं आनी है तो नहीं होगा, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई। मुझे डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के साथ काम करना था और राजन शाही जी के साथ काम करना था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सर, रियलिटी शोज की बात की जाए तो अगर रियलिटी शोज की बात करेंगे हम तो मतलब कई सारे रियलिटी शोज हैं, आप कोई रियलिटी शो का हिस्सा क्यों नहीं रहे हैं और क्या कभी मौका मिला नहीं या करना नहीं चाहे? नहीं, मैं करना नहीं चाहा। जब मैं कंटेंट देखता हूं तो वो मेरे बस की बात नहीं है यार। मैं ड्यू रिस्पेक्ट सबको जिन्होंने रियलिटी शोज किए हैं और रियलिटी शोज जीते हैं, मैं उनकी दाद देता हूं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो 24 घंटा कैमरा के सामने रह सकता हूं। वो मैं नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ क्या है, वो एक ज़बान होती है, तो जिस तरह का ज़बान वहाँ पे जिस ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, मैं उससे रिलेट नहीं करता हूँ। सबका अपना अपना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है या कोई सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं अपने आप को उस माहौल में नहीं देख सकता। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप इसमें? मेरा यही मैसेज है कि एक नई चीज़ मैंने अटेम्प्ट की है, एक म्यूज़िक वीडियो है, एक कहानी है जो एक गाने के ज़रिए मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। पहली बार मैंने खुद डायरेक्ट किया है, खुद प्रोड्यूस किया है, स्टोरी भी खुद लिखी है, एडिटिंग भी खुद की है। यही दुआ है कि आपको ये उतना ही अच्छा लगे जितने मेरे सारे किरदार अच्छे लगे हैं। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि ये बहुत बड़ा सक्सेस हो। धन्यवाद।